आज की वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे Canon R8 मिररलेस कैमरा का। बहुत ही अच्छा है मिररलेस कैमरा है। ये एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है और इसमें आप 4K में 60 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी क्रॉप फैक्टर के। दिखने में कुछ ऐसा दिखता है सामने से और ऊपर से ये कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी अच्छे इसमें बटन्स और डायल्स हैं, तो हर चीज़ के लिए आपको इसमें डेडिकेटेड डायल्स और बटन्स मिल जाते हैं। बैक साइड से आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है और इसकी बैटरी इधर यहाँ पर नीचे पड़ती है और मेमोरी कार्ड भी यहीं पे इसका पड़ता है। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पे आपको हर एक कैमरा और लेंस के रिव्यू मिल जाएंगे और सभी कैमरास के ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। उसके अलावा फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है और वीडियोस हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक फ्लिप आउट स्क्रीन भी आपको मिल जाती है। तो अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो आप इस तरीके से आराम से इस कैमरे से व्लॉगिंग कर सकते हैं। इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। सारी इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कैमरा से रिलेटेड। तो जल्दी से हम कैमरे को ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक का भी स्विच है। तो अगर आपने कैमरे को लॉक पे डाल दिया तो अब आपके कैमरे का एपर्चर चेंज नहीं होगा। तो अगर आप एम मोड में या AV मोड में और आपके कैमरे का एपर्चर चेंज नहीं हो रहा तो ध्यान से इस वाले बटन को देखना और इसको ऑन पे डालना। ठीक है, हमने कैमरे को डाल दिया है ऑन पे। लेंस के ऊपर से हम लेंस कैप को हटा देते हैं। एक अच्छी चीज़ जो आपको इस कैमरे में मिल जाती है वो ये है कि आप इसमें अलग से माइक भी लगा सकते हैं। माइक के अलावा आप अलग से हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बेहतर ऑडियो की मॉनिटरिंग करनी है। तो जल्दी से हम जाते हैं कैमरे की स्क्रीन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो हम उसको अपने फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप इस कैमरा से बेहतरीन फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप या तो फुली मैनुअल M मोड को या AV मोड को या TV मोड को यूज़ करें। आप P, FV और ये जो A ऑटो इंटेलिजेंट मोड है इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इन मोड में कैमरा खुद ब खुद सेटिंग्स को डिसाइड करता है। आप आपकी सेटिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप टीवी मोड, AV मोड और M मोड को यूज़ कर रहे हैं तो तब आप शटर स्पीड, एपर्चर और ISO ये सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर आप P मोड को यूज़ कर रहे हैं तो P मोड में आप ISO को चेंज कर सकते हैं, वाइट बैलेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन एपर्चर और शटर स्पीड को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप कैमरे को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं तो TV, AV और M मोड में फ़ोटो शूट करें। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक डायल मिल जाता है। इधर पे देखिए वीडियो कैमरे का आइकन बना हुआ है और इधर कैमरे का आइकन बना हुआ है। तो जब आप इस कैमरे से फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप इसको डाल दें इस वाले कैमरा वाले आइकन पे, और जब आप वीडियो मेकिंग का काम करना चाहते हैं तो तब आप इसको वीडियो कैमरा वाले आइकन पे डाल दें। बहुत ही सिंपल टू यूज़ ये कैमरा है। तो हमने इसको डाल दिया है फ़ोटो वाले आइकन पे और कैमरे को मैंने डाल दिया है M मोड यानी कि फुली मैनुअल मोड। M मोड में आप शटर स्पीड, एपर्चर, ISO सारी की सारी सेटिंग्स को खुद चूज़ करते हैं और कैमरा उसके बाद काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आपको क्लिक करके दे देता है। इस कैमरे के ऊपर मैंने 50mm का कैनन का f1.8 वाला RF लेंस लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छा ये लेंस है। बैकग्राउंड ब्लर आपको ज़बरदस्त देगा। लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत बेहतरीन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शटर स्पीड मिल रही है और इधर पे आपको एपर्चर दिखाई दे रहा है और ये आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन हो गया। ISO को हमने ऑटो पे डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको शटर स्पीड को कैसे चेंज करना है। शटर स्पीड अगर आपको चेंज करनी है तो आपको ऊपर में ये वाला डायल दिखाई दे रहा है, आपको इस डायल को रोटेट करना है ऐसे और आपकी शटर स्पीड चेंज हो जाएगी। तो आप देखना मैं इस डायल को रोटेट कर रहा हूँ और ये शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि मैं 50mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं शटर स्पीड 1/50 रखूँगा ताकि मुझे एक शार्प फ़ोटो मिल जाए। अब ये दूसरी जो वैल्यू है ये है एपर्चर की। इसको आपको चेंज करने के लिए ये वाला डायल घुमाना है। देखिए ये डायल में घुमा रहा हूँ तो एपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है। अब एपर्चर की वैल्यू आप उस हिसाब से रखें। अगर आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए तो एपर्चर की वैल्यू को आप कम रखें। आपको कम बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप उसकी वैल्यू को ज़्यादा रखें। अभी के केस में मैं इसकी वैल्यू को रखूँगा 2.0। अगर आप इन वैल्यूज़ को टच करके चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप इसके ऊपर ऐसे टच करें और ऐसे शटर स्पीड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
एपर्चर को भी मैं ऐसे टच करके इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको टच स्क्रीन मिल रही है तो सेटिंग्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब बात आ जाती है ISO की। अगर आप फ़ोटोशूट कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ISO को डाल दो ऑटो पे, ताकि कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर ले आपकी सेटिंग्स के हिसाब से क्या उसको ISO रखना है। तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ISO की वैल्यू को देखो, आप चाहो तो आप किसी एक फ़िक्स ISO पे भी कैमरे को रख सकते हो। ऑटो पे डाल दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने तो कैमरे को डाल दिया भाई ऑटो पे, ताकि कैमरा खुद ब खुद सेटिंग्स डिसाइड कर ले। अब इस कैमरे में बहुत ही अच्छी फीचर क्या है कि जो इसका ऑटो फोकस है वो बहुत ही बेहतरीन है। आपको ऑटो फोकस वाली सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बस शटर स्पीड, एपर्चर और ISO इन 3-4 चीज़ों पे फोकस करो, और इस कैमरे ने फ़ोटोग्राफी को आपके लिए इतना आसान बना दिया। फोकसिंग करना तो बहुत ईजी है। या तो आप ऐसे टच कर दो, मैंने टच किया, फोकस भी हो गया और फ़ोटो भी क्लिक हो गया। अगर आप टच करके फ़ोटोज़ नहीं लेना चाहते, आप अपनी आई इसके ऊपर यहाँ पे लगा के फ़ोटो लेते हो, तो ये जो आपका शटर बटन है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ से फ्रंट से, तो ये आपका कैमरे का शटर बटन है। जब आप इसको हाफ प्रेस करेंगे तो आप देखिए आपका लेंस फोकस करने की कोशिश करेगा, और जब एक बीप आएगी, ग्रीन कलर का बॉक्स हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि आपका सब्जेक्ट फोकस में आ गया है। जब वो फोकस में आ गया, आप ऐसे प्रेस करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो हम एक बार फ़ोटो क्लिक करते हैं। जो सामने हमारे फ्लावर पॉट रखा हुआ था, अभी देखिए ये पूरा का पूरा आउट ऑफ फोकस आपको दिखाई दे रहा है। तो अब मैं उस शटर बटन को ऐसे हाफ प्रेस किया, हल्का सा मैंने दबाया, देखिए फोकस में आ गया। अब मैं इसको पूरा दबाऊंगा तो मेरा फ़ोटो क्लिक हो गया। बहुत ही सिंपल है M मोड को यूज़ करना। अब हम चाहते हैं अगले मोड में, जो कि है हमारा AV मोड। AV मोड होता है आपका एपर्चर वैल्यू या एपर्चर प्रायोरिटी मोड। आप देख सकते हैं मैंने इसको AV पे डाल दिया है। तो इस मोड में बेसिकली ये होता है कि आप एपर्चर की वैल्यू को सेट करेंगे, और जो आपका कैमरा है शटर स्पीड वो इस बार खुद ब खुद डिसाइड करेगा। अब आपको एपर्चर की वैल्यू को अगर चेंज करना है तो आपको इस वाले जो ऊपर में डायल है, ये इसको रोटेट करना होगा। जब आपका कैमरा AV मोड में होता है तो एपर्चर की वैल्यू इस वाले डायल से चेंज होगी। देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और ये एपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने एपर्चर की वैल्यू को 2 कर दिया है। ISO को मैं ऑलरेडी ऑटो पे डाल चुका हूँ। फ़ोटो क्लिक करने के लिए वही शटर को हमने हाफ प्रेस किया, फ़ोटो हमारा क्लिक हो गया, और बेहतरीन एकदम करेक्ट एक्सपोजर के साथ हमारा फ़ोटो आ गया है। बहुत ही सिंपल है यूज़ करना। तो AV मोड हम कब यूज़ करें? AV मोड आपको तब यूज़ करना है जब आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। ठीक है, कम बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप एपर्चर की वैल्यू को ज़्यादा रखो, ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो एपर्चर की वैल्यू को आप कम रखो। अब हम जाते हैं अगले वाले ऑप्शन पे, जो कि है हमारा टीवी यानी टाइम वैल्यू या फिर शटर प्रायोरिटी, जैसे कि हम नाइकोन और सोनी के केस में बोलते हैं। तो इस केस में हम शटर स्पीड को सेट करेंगे और एपर्चर की जो वैल्यू है वो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। तभी आप देख सकते हैं कैमरे ने 1/125 की शटर स्पीड रखी हुई है। तो हम इसको अगर कम करना चाहते हैं तो यही वाला डायल जिससे हमने एपर्चर को चेंज किया था, इससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने शटर स्पीड को कर दिया है 1/50, और अब सेम प्रोसेस ISO ऑटो पे है। शटर स्पीड हमारी 1/50 है, ISO की वैल्यू कैमरे ने 2 ली है। तो मैंने शटर बटन को हाफ प्रेस किया और फ़ोटो मेरा क्लिक हो गया। 5 मिनट के अंदर आपको ये तीनों मोड यूज़ करने आ गए। मतलब कि अब आप कैमरे को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर देना, ठीक है, कमेंट भी कर देना। अब मैं बाकी की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप इन मोड्स में कैमरे को यूज़ कर रहे हैं तो और भी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपको चेंज करनी होती है ताकि आप और अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएँ। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे जो बीच में क्यू सेट वाला बटन है। इसको प्रेस करने के बाद हमें काफ़ी सारे जो ऑप्शंस दिखाई देंगे स्क्रीन पे, जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस क्यू वाले बटन को दबाया तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो फोकस एरिया, और आप नीचे देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं ऑटो फोकस एरिया को सेलेक्ट करने के। तो जो मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ था वो था होल एरिया AF, यानी कि पूरे के पूरे कैमरे की जो स्क्रीन है उसके अंदर ये सब्जेक्ट को डिटेक्ट करके अपना ऑटो फोकस फाइंड कर लेगा। लेकिन आपको ऑटो फोकस में और भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट AF, यानी कि एग्जैक्टली आपको एक पॉइंट पे ही अपना ऑटो फोकस करना है, तब आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और ये आपका एक स्पॉट वाला हो गया एक,
एक पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एरिया। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक बिगिनर है, आप इसको होल एरिया AF पे डाल दो। अब आपका आ जाता है ऑटो फोकस ऑपरेशन। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हो गया सर्वो, एक हो गया AI फोकस और तीसरा हो गया वन शॉट। तो वन शॉट में बेसिकली आपने अगर एक जगह एक बार फोकस को लॉक कर लिया तो फोकस वहीं पे फिक्स रहेगा, कैमरा कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। फिर जो अगला ऑप्शन आ जाता है आपका वो है सर्वो। सर्वो में आपके सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली कैमरा फोकस करने की कोशिश करेगा। तो ये तब यूज़फुल है जैसे कि कोई सब्जेक्ट आपका मूव अराउंड कर रहा है, कोई इंसान चल के आपकी तरफ आ रहा है और आप उसके फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं। तो उस केस में क्योंकि फोकस की डिस्टेंस बार बार चेंज होगी, तो आप इसको सर्वो पे रखोगे तो कैमरा खुद ब खुद उस पर फोकस ग्रैब कर लेगा जब वो करीब आएगा। AI फोकस बेसिकली वन शॉट और सर्वो का कॉम्बिनेशन है। कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि कब उसको वन शॉट यूज़ करना है, कब उसको सर्वो यूज़ करना है। तो जैसे कि अभी मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, ये जो सामने फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ये मूव अराउंड नहीं कर रहा, तो मैं वन शॉट वाले को यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं किसी इंसान का फ़ोटो ले रहा होता, वो मेरी तरफ चल के आ रहा है, तो तब मैं सर्वो वाले ऑप्शन को चूज़ करता। अगला ऑप्शन आ जाता है सब्जेक्ट टू डिटेक्ट। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना चाहते हैं ऑटो फोकस में। ठीक है, अगर आप इसको ऑटो पे डाल दोगे तो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि यार अगर उसको कुत्ता दिखता है तो शायद कुत्ते पे फोकस कर ले। लेकिन मैं क्योंकि इंसानों की फ़ोटो ज़्यादा लेता हूँ, अगर आप पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो आप इसको पीपल के ऊपर कर लें। तो उससे ये होगा कि आपके सीन में जब भी कोई इंसान आएगा तो वो कोशिश करेगा कैमरा कि इंसान को पहले फोकस में लिया जाए बाकी चीज़ों के बजाय। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ों को जैसे एनिमल्स की फ़ोटो ले रहे हो तो आप इसको एनिमल पे डाल दो, तो एनिमल को वो अपने आप ले लेगा फोकस में। व्हीकल आपकी कार या बाइक वगैरह, उनको भी ये फोकस में ले लेगा अगर आपने इसको इस वाले ऑप्शन पे डाल दिया। आप चाहो तो इसको कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन मैं पोर्ट्रेट फ़ोटो ज़्यादा लेता हूँ, वीडियो भी अपनी शूट करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको पीपल पे रखूँगा। फिर आगे आपकी इमेज क्वालिटी। अभी आपकी इमेज की क्वालिटी रॉ दिख रही है, तो यहाँ पे रॉ में भी आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ मिल जाती है। आप इनमें से कोई सी चूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको रखें पहले वाले ऑप्शन पे ताकि आपको मैक्सिमम क्वालिटी मिले। फिर आपका आ जाता है ड्राइव मोड। तो ड्राइव मोड बेसिकली ये होता है कि आपको कैमरे में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप इसको कंटिन्यूस मोड पे शूट करना चाहते हो या फिर आप इसको सिंगल शूटिंग मोड पे करना चाहते हो। अगर आप इसको ड्राइव मोड को सिंगल शूटिंग में डालोगे तो आप एक बार शटर बटन को दबाओगे तो एक ही फ़ोटो क्लिक होगा। आप इसको हाई स्पीड कंटिन्यूस पे या इस वाले ऑप्शन पे डाल दोगे या लो स्पीड कंटिन्यूस पे भी डाल दोगे तो कैमरे के अंदर जैसे मान लीजिए आपके 10 फ्रेम पर सेकंड आपको मिलते हैं, 15 से 30 फ्रेम पर सेकंड आपको इसमें मिल जाते हैं, तो एक सेकंड में 30 फ़ोटोज़ क्लिक कर देगा। तो अगर आपको हाई एक्शन वाली फ़ोटोग्राफी करनी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है, एनिमल फोटोग्राफी करनी है, बर्ड फोटोग्राफी करनी है, तो तब आप इस वाले मोड को चूज़ कर सकते हो ताकि आप हर एक फ्रेम को कैप्चर कर पाओ। उसके अलावा अगर आपको टाइमर पे कैमरे को डालना है तो 10 सेकंड का टाइमर है, यहाँ पे आपको 2 सेकंड का टाइमर मिल जाता है और यहाँ पे 2 सेकंड का टाइमर, उसमें मल्टीपल शॉट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो मैं तो यार अभी के लिए इसको सिंगल शूटिंग पे रख रहा हूँ। फिर आपका आ जाता है मीटरिंग मोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीटरिंग बेसिकली ये डिसाइड करता है कि जो आपका कैमरे का सीन है उसमें जो अवेलेबल लाइटिंग है उसके हिसाब से आपका एक्सपोजर कैसा हो, कौन सी स्पॉट को देख के ये कैमरे का करेक्ट एक्सपोजर तैयार करे। तो देखो आप, जब मैंने इसको सेंटर वेटेड एवरेज पे डाला है तो सेंटर वेटेड एवरेज में जो सेंटर में जो आपकी लाइट है उसके हिसाब से एक्सपोजर ये तैयार कर रहा है। जब मैंने इसको स्पॉट मीटरिंग पे डाल दिया तो एक पर्टिकुलर स्पॉट को ही देखेगा और उसको करेक्टली एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। फिर आपकी आ जाती है पार्शियल मीटरिंग। उसमें भी ये एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब पूरे एरिया को तो नहीं देखेगा, पूरे सीन को उसके हिसाब से एक्सपोजर तैयार करेगा। और फिर आपकी आ जाती है इवैल्यूएटिंग मीटरिंग। तो इसमें पूरे के पूरे सीन में आगे पीछे हर जगह की लाइट को देख के एक एक्सपोजर तैयार करेगा। तो अगर आपका सेंटर में है सब्जेक्ट तो आप इसको रख सकते हो। एक पर्टिकुलर स्पोर्ट, जैसे कि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो तो तब आप स्पोर्ट मीटरिंग पे रख दो। और इवैल्यूएटिंग मीटरिंग आप तब यूज़ करो जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं और उसमें सीन में पीछे में भी काफ़ी ब्राइट लाइट है और पूरे सीन की लाइट को आप देख के एक्सपोजर तैयार करना चाहते हैं। फिर हम आ जाते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलता है एंटी फ्लिकर शूट। तो इसमें अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपका कई बार जो फ्लिकर इफेक्ट आ जाता है फ़ोटो में या वीडियो में, तो वो इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, मैंने तो इसको ऑफ़ किया है, मेरे को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपका आ जाता है वाइट बैलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं।
वाइट बैलेंस बेसिकली जो आपकी इमेज में जो आपका सीन है वाइट चीज़ों को वाइट दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर आप एक येलो लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी येलोइश टाइप की इमेज आएगी, अगर आप रेड लाइट में शूट कर रहे हैं तो रेड टाइप की इमेज आएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी सीन में, आपकी वीडियो में, आपके फ़ोटो में वाइट चीज़ वाइट दिखे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे डे लाइट, ये सन, अगर आप धूप में शूट कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, आप छाँव में शूट कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, आपका वेदर क्लाउडी है तो आप इसको कर सकते हैं, आप एक टंगस्टन मतलब आपके घर में जो पीला वाला बल्ब है वो है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर आप वाइट ट्यूबलाइट में शूट कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, आप फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद का वाइट बैलेंस भी डाल सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कलर टेम्परेचर को भी डाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मेरे घर में जो बल्ब है उसका जो केल्विन है वो लगभग 2700 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना खुद का एक केल्विन भी सेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आप इसको ऑटो वाइट बैलेंस पे डाल दो, कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि कैसी लाइटिंग सिचुएशन है और उसके हिसाब से वो आपका वाइट बैलेंस तैयार कर लेगा। फिर आपका आ जाता है पिक्चर स्टाइल। तो बेसिकली ये फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर होते हैं तो आपको काफ़ी सारे इसमें बिल्ट इन मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड हो गया, उससे पहले आपका ऑटो हो गया, फिर आपका पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, आपको इसमें ब्लैक एंड वाइट भी मिलेगा, न्यूट्रल भी मिलेगा। देखो ये वाला मोनोक्रोम आपका ब्लैक एंड वाइट है, तो मैं तो इसको स्टैंडर्ड पे रखता हूँ। कोई भी मुझे मॉडिफिकेशन करने होते हैं मैं इमेजेस को डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद अपने लैपटॉप में जाके उनको एडिट कर लेता हूँ। तो आप भी इसको स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड और ऑटो में एग्जैक्टली सेम आपको मिल रही है सेटिंग्स। फिर आपका आ जाता है क्रिएटिव फ़िल्टर। तो आपको जैसे कि इंस्टाग्राम में फ़िल्टर्स होते हैं वैसे ही इसमें भी फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, मैं इनको यूज़ नहीं करता। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपकी जो इमेज का जो आस्पेक्ट रेशियो है, मतलब इमेज किस आपके डायमेंशन में है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको फुल पे रखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1.6 का इसमें क्रॉप किया है तो आपकी इमेज क्रॉप होके आएगी, मतलब कि वो 1.6 टाइम्स जूम हो जाएगी। आप इसको 1/1 करेंगे तो आपकी स्क्वायर शेप में इमेज आएगी, 4/3 करेंगे तो इसका 4/3 का रेशियो रहेगा, और 16/9 करेंगे तो एकदम वाइड एंगल जैसे कि आपका मॉनिटर होता है वैसा इसका रेशो हो जाएगा। तो मैंने तो इसको भाई फुल पे किया हुआ है ताकि एग्जैक्टली सेंसर से जैसी इमेज मिल रही है वही मुझे मिल जाए। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और आपको ये सेटिंग मिल रही है जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और ये सेटिंग तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप AV मोड या टीवी मोड को यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप AV मोड और टीवी मोड यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आपका एक्सपोजर आ रहा है या तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है या बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो आपको उसको करेक्ट करना है। तो तब आप इसको ऊपर नीचे ऐसे ले जाके करेक्ट कर सकते हैं। तो कैमरा अगर मान लो आपके फ़ोटो को बहुत ज़्यादा ब्राइट दे रहा है तो आप इसको इस तरफ ले जाएं, मतलब नेगेटिव की तरफ, तो आपकी इमेज थोड़ी सी डार्क हो जाएगी तो आपको करेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर आपका कैमरा बहुत ज़्यादा डार्क इमेज दे रहा है, मतलब कि अंडर एक्सपोज इमेज, तो तब आप इसको ऐसे आगे ले जा सकते हैं ताकि आपको एक करेक्ट एक्सपोजर मिल जाए। इस सेटिंग को आप तब यूज़ करें जब आप AV और TV मोड में हैं, और आप इसको इस वाले बटन के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने शटर को हाफ प्रेस किया और मैं जब इस वाले डायल को घुमा रहा हूँ तो ये वैल्यू भी मेरी चेंज हो रही है, देखो। और अगर आपको नहीं पता कि इस वाले बटन से चेंज होनी है तो आप इसको यहाँ पे टच करके भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो ये कैमरा एकदम करेक्ट एक्सपोजर दे रहा है, तो मैंने इसको एग्जैक्टली मिडिल में रखा है 0 पे। तो अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी का ट्यूटोरियल जानना था तो आप यहाँ पर भी वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, और आगे की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं आपको वीडियो से रिलेटेड ट्यूटोरियल भी दूंगा। वीडियो में क्या आपकी बेस्ट सेटिंग्स रहेंगी, कैसे आप माइक को कनेक्ट कर सकते हैं, माइक से कैसे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आप इस कैमरे से वीडियो शूट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसको डाल दें वीडियो कैमरा वाले आइकन पे, इस वाले बटन को मूव करके। तो अब मैंने इसको वीडियो वाले आइकन पे डाल दिया है। अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुल्ली मैनुअल मोड को ही यूज़ करें, आप AV मोड और TV मोड को यूज़ ना करें, और मैं आपको रीज़न बताऊँगा क्यों। तो बेसिकली ये होता है कि अगर आप AV मोड और
टीवी मोड को कई बार यूज़ करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो शटर स्पीड है कैमरा कुछ ऐसी डिसाइड करे कि जो आपकी जो लाइटिंग सिचुएशन उसको मैच नहीं करती, तो उसकी वजह से आपकी वीडियो में फ्लिकर इफेक्ट आ सकता है। अगर आपके कैमरे ने मान लीजिए 1/50 की शटर स्पीड नहीं चूज़ की, कोई और शटर स्पीड चूज़ कर ली, और क्योंकि आपके घर में जो आपकी येलो लाइट या जो भी आपकी आर्टिफिशियल लाइट है, ये अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में है, यूरोप में है, ये आपके 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं, तो अगर उन्होंने कोई और शटर स्पीड को रखा तो आपकी वीडियो में फ्लिकर इफेक्ट आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अमेरिका में हैं तो आपके लिए ये सेटिंग रहेगी 60 हर्ट्ज़ की, तो आपको शटर स्पीड 1/60 1/120 कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी अगर आपको फ्लिकर इफेक्ट नहीं चाहिए। तो इसलिए आप कैमरे को डालें एम मोड में अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है बेस्ट क्वालिटी में। तो मैंने देखिए कैमरे को डाल दिया है एम मोड में। अब आपको पता है कि अगर आप एम मोड में हैं तो कैसे शटर स्पीड और अपर्चर को चेंज करना है। आपकी जो शटर स्पीड है वो यहाँ से चेंज होगी, ये जो ऊपर में डायल है। तो क्योंकि मैं अभी यूरोप में हूँ, अभी मेरे घर में आर्टिफिशियल लाइट है, बल्ब है, तो मैं जो शटर स्पीड रखूँगा वो 1/50 रखूँगा, या 1/100 या 1/200। अगर मैंने कोई और शटर स्पीड रखी तो वीडियो में फ्लिकर इफेक्ट आ सकता है। रही बात अपर्चर की वैल्यू आप जो चाहे वो रख सकते हैं। अगर आप अपर्चर की वैल्यू कम रखेंगे तो ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, ज़्यादा रखेंगे तो कम बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो अपर्चर की वैल्यू को मैं, जैसे मैंने पहले 2 रखी थी, तो मैं 2 ही रख देता हूँ। और रही बात ISO की, ISO को भी आप ऑटो पे डाल सकते हो। अगर आप ऑटो पे नहीं डालना चाहते तो मत डालो। वैसे आप चाहो तो मैनुअली भी डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको ISO रखना है। जैसे कि अभी की लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से 400 का ISO काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऑटो पे डाल दिया ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अब मुझे फोकस अगर करना है तो फोकसिंग इसमें बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, हमने जो फोकस मोड है उसको फेस प्रायोरिटी पे डाला हुआ है, यानी कि अगर मैं इसके सामने जाके बैठ जाऊंगा तो ये अपने आप मेरे चेहरे को फोकस में ले लेगा। लेकिन अगर कोई और चीज़ भी इसके सामने आती है उसको भी ये ईजिली फोकस में ले लेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसके सामने ऐसे अपना हाथ ले जा रहा हूँ और इसने मेरे हाथ को अपने आप फोकस में ले लिया, और जैसे ही मैं हाथ को हटाऊँगा, ये जो पीछे में फ्लावर पॉट रखा हुआ है इसने उसको फोकस में ले लिया। और वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करनी है मैं आपको बताना भूल गया। उसके लिए आपको यहाँ पे रेड कलर की डॉट मिल जाती है, आप इसको दबाएंगे तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो आप इस बटन को दबाएंगे तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। वाइट बैलेंस और जो फिल्टर्स और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब एग्जैक्टली सेम वैसे ही चेंज होगी जैसे कि हमने फ़ोटोग्राफी में बात की थी। अगर आपको वीडियो में लग रहा है कि मैंने ये जो सेटिंग्स रखी हैं उसके बाद भी वीडियो थोड़ी सी डार्क है, तो आप उसका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए आपको यहाँ पे +-0 का ये जो बटन दिख रहा है, आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ ऐसे, तो आपकी वीडियो थोड़ी ब्राइट हो जाएगी। आप इसे पीछे की तरफ ले जाओगे तो वीडियो थोड़ी डार्क हो जाएगी। तो ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि अगर आपके वीडियो काफ़ी ज़्यादा डार्क आ रही है तो इसे आप पॉजिटिव की तरफ ले जाओ, वीडियो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है तो आप इसको नेगेटिव की तरफ ले जाओ। तो मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है ताकि मेरी वीडियो का एक्सपोजर और ज़्यादा करेक्ट हो जाए। अब जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी ऑडियो और दूसरा वीडियो का साइज़। इस कैमरे के अंदर आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी 60 फ्रेम पर सेकंड तक। तो उसको अगर आपको सेलेक्ट करना है क्वालिटी को, तो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला सेट वाले बटन को दबाओ आप, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑडियो के ऑप्शन मिल रहे हैं, हम जाते हैं क्वालिटी पे। देखो यहाँ पे 4K 25 पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो हम इस पे जाएंगे। सेटअप पे क्लिक किया हमने, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्योंकि मैं अभी यूरोप में हूँ और आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह में होंगे तो वहाँ पे जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो 4K 50 फ्रेम पर सेकंड वाली मिलेगी। 60 वाली आपको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि NTSC और PAL ये 2 सिस्टम्स चलते हैं वीडियो में। तो यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान में आपका PAL सिस्टम चलता है। तो PAL सिस्टम में बेसिकली आपको मिलेगा 50 फ्रेम पर सेकंड और 25 फ्रेम पर सेकंड। तो मैं इसको 4K 50 फ्रेम पर सेकंड में चूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे बेस्ट क्वालिटी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड 4K 50p को चूज़ करूँगा अगर बेस्ट क्वालिटी चाहिए। लेकिन मैंने इसको 25 में सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि 4K 50 का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कई बार वो उसको थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको एडिटिंग करना, आपको मेमोरी कार्ड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो मेरे लिए 4K 25 फ्रेम पर सेकेंड काफ़ी डिसेंट ऑप्शन रहेगा। अब अगली चीज़ आ जाती है ऑडियो। ऑडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपका कैमरे का माइक लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप माइक और हेडफोन दोनों कनेक्ट कर सकते हो। तो इधर पे आपका कैमरे का माइक लगेगा और नीचे में आप हेडफोन लगा सकते हो जिससे कि आप ऑडियो की मॉनिटरिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आप HDMI को भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको USB-C पोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आपको उसको टीवी से किसी मॉनिटर से कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे HDMI मिनी HDMI से कनेक्ट कर सकते हो और ये USB पोर्ट है। और आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन है इस कैमरे में, आप इसको डायरेक्टली किसी भी मोबाइल के USB-C चार्जर से लगा दो, कैमरा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। अगर आपको लंबी वीडियो शूट करनी है, कई बार ऐसा होता है कि आप 1 घंटे से ऊपर की वीडियो शूट कर रहे हो और आपके कैमरे की बैटरी डाई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आप इसको कंटिन्यूसली पावर दे सकते हो यहाँ से किसी भी USB-C चार्जर से। तो कैमरे की बैटरी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी, आप 2-2.5 घंटे की भी वीडियो बना सकते हो। हालांकि इस कैमरे में आपकी जो रिकॉर्ड लिमिट है वो 2 घंटे की है। तो आप देखना जब मैं वीडियो को यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा कि कितनी देर की मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 2 घंटा दिखा रहा है, मतलब कि मैं 2 घंटे की कंटिन्यूस वीडियो बना सकता हूँ। और 2 घंटे तो यार बहुत ज़्यादा होते हैं यार, कोई भी बंदा हार्डली 2 घंटे की कंटिन्यूस वीडियो बनाता होगा। अगर आपको एक लंबा इंटरव्यू लेना है जैसे पॉडकास्ट वगैरह, तो ये कैमरा परफेक्ट रहेगा। क्योंकि जो कैनन के पुराने कैमरा थे उसमें आपकी जो रिकॉर्ड लिमिट थी वो सिर्फ 29.99 की थी, मतलब कि 30 मिनट की, आधे घंटे की होती है। लेकिन इसमें वो लिमिट को हटा दिया गया है, तो वीडियो मेकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अब जल्दी से देख लेते हैं यार माइक की बेस्ट सेटिंग्स। तो माइक की बेस्ट सेटिंग्स के लिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम को मैंने 8 पे डाला हुआ है और यहाँ पे मेरे को दिख भी रहा है जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ। आप देखो ये जो डेसिबल लेवल्स हैं ये आगे पीछे जा रहे हैं। अब माइक की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए मुझे जाना होगा मेनू में। तो मैं इस वाले बटन को प्रेस करके मेनू में जाता हूँ। जो सबसे पहला वाला मेनू है उसका जो सबसे पहला टैब है उसके अंदर नीचे मुझे मिल जाता है साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो जब आप कैमरा लेके आओगे तो ये मैनुअल पे नहीं होगा, ये रहेगा आपका ऑटो मोड पे, ठीक है। अगर आपने इसको ऑटो मोड पे डाल दिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप इसमें एक अच्छा माइक भी कनेक्ट करोगे उसके बावजूद भी आपकी जो साउंड है वो क्लियर नहीं आएगी, उसमें बैकग्राउंड में एक ऐसा अजीब सा नॉइज़ आएगा। तो अगर आपको एकदम क्लियर ऑडियो चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इसको ऑटो से हटा के मैनुअल पे डालना है, ठीक है। मैनुअल पे आपने इसको डाल दिया और जो रिकॉर्डिंग का जो लेवल है ये अगर आपने बहुत हाई कर दिया तो आपको अच्छी आवाज़ नहीं मिलेगी, आपको इसको थोड़ा सा कम रखना है, मतलब लगभग इतना। तो मेरे केस में वो 8 के आसपास था। अगर आपने इसको बहुत हाई रख दिया तो कई बार ये होगा कि आप बात कर रहे हो और ये आपके जो रिकॉर्डिंग लेवल है ये बहुत ज़्यादा आगे की तरफ पहुंच जाएंगे तो आपकी आवाज़ की क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इसको कम रखना है, आप इसको समवेयर इधर पे मिडिल में रख सकते हो, तो उससे आपको एक काफ़ी अच्छी ऑडियो मिल जाएगी। और फिर अगर आपको ऑडियो को बढ़ाना है तो आप जब इस वीडियो को एडिट करोगे आप अपने एडोब प्रीमियर में या जो भी आप मूवी या वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें आप ऑडियो के लेवल्स को बढ़ा सकते हो और आपको एक अच्छी क्लियर ऑडियो मिल जाएगी। तो आपने अगर ये सेटिंग कर दी है और फिर आप माइक को कनेक्ट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो मिलने वाली है। उसके अलावा ऑडियो नॉइज़ रिडक्शन इसको आप अनेबल कर सकते हो, ये भी एक काफ़ी अच्छी आपको सेटिंग मिल रही है। और जो विंड फिल्टर है इसको आप ऑटो पे डाल सकते हो या इसको डिसेबल कर सकते हो। तो कई बार जो आपकी विंड की वजह से आपकी ऑडियो में नॉइज़ आता है ये उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये थी सेटिंग्स वीडियो के लिए। अगर आप इस कैमरे को ऑटो मोड पे भी यूज़ करोगे तो भी आपको डिसेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन उस केस में आप एपर्चर और ये सब चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ऑटो मोड पर डाल के वीडियो रिकॉर्डिंग करो। हाँ, आप इसको टीवी मोड पे बेशक वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज़ कर सकते हो। टीवी मोड पे आप अपनी जो शटर स्पीड है वो रखो 1/50। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या यूरोप में हो, अगर आप अमेरिका में हो तब आपको शटर स्पीड रखनी है 1/60 या 1/120 की। फुली मैनुअल मोड को आप यूज़ कर रहे हो तो भी आपको शटर स्पीड वही रखनी है, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप जोन सी कंट्री में उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया है क्या आपको शटर स्पीड रखनी है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने इतना ट्यूटोरियल भी देख लिया है तो आपको इस कैमरे से कैसे अच्छे फ़ोटोज़ लेने और कैसे बेहतरीन वीडियो बनानी है वो भी आ गया होगा। लेकिन अगर आप इसको
और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार इसका मेनू सिस्टम भी दिखा देता हूँ। तो मेनू के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमें मेनू वाले बटन को दबाना है। तो पहले मैं इसको फ़ोटोग्राफी उस पर डाल देता हूँ, फिर मैं मेनू पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इमेज क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब हमने इमेज क्वालिटी को वहाँ से सेलेक्ट किया था तो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि हमें जेपैग में फ़ोटो चाहिए या हमें रॉ में फ़ोटो चाहिए। तो आप चाहो तो जेपैग में भी कर सकते हो, रॉ में भी कर सकते हो, सी रॉ में भी। ये कैनन का रॉ फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर देता है, मतलब कॉम्प्रेस फाइल रहेगी, रॉ रहेगी, थोड़े से कम डिटेल रहेंगे। ये आपकी फुल रॉ रहेगी। यहाँ से आप इसको फुल रॉ और यहाँ पे एल पे क्लिक करोगे तो मैक्सिमम आपको क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप इसको जेपैग में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले बटन को दबाना है ये, ठीक है, और फिर आप इसको एल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपकी जेपैग में मैक्सिमम क्वालिटी की फाइल आपको मिल जाएगी। रॉ में शूट करना है तो आप इस वाले मिडिल वाले को सेलेक्ट करो। कंप्रेस रॉ में शूट करना है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको मिल जाती है आईएसओ की सेटिंग्स। ठीक है, आपका जो आईएसओ है मैक्सिमम कहाँ तक इसको रखना चाहते हो। इस कैमरे में आपका 100 से लेके 1 लाख तक आईएसओ जाता है। ठीक है, ऑटो के अंदर आप 100 से लेके कहाँ तक उसको रखना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि कैमरा एक सर्टेन आईएसओ से आगे ना जाए तो आप इस वैल्यू को कम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 6400 से ऊपर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 6400 तक आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो मैं इसको 100 से लेके 6400 में चूज़ कर सकता हूँ। और जो मिनिमम शटर स्पीड है कि आपकी कितनी मिनिमम शटर स्पीड होनी चाहिए, अगर आप इसको ऑटो आईएसओ पे डाल रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं 50 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो कम से कम यार मेरी शटर स्पीड 1/30 तो होनी चाहिए। अगर मैं फुली मैनुअल मोड ऑटो आईएसओ में यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने 1/30 वाली को सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैनुअल में गया और 1/30 को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो अब कैमरा जब इसको सेलेक्ट करेगा शटर स्पीड को तो कम से कम वो 1/30 की रखेगा। तो उस वजह से आपको एक शार्प फोटो मिल जाएगा। लो लाइट में भी वो कैमरा शेक नहीं करेगा। फिर आपकी जो HDR शूटिंग है इसको आप चाहो तो अनेबल भी कर सकते हो। फिर आपको थोड़े से और हाई डायनेमिक रेंज के फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। HDR मोड है, आप उसको ऑन कर सकते हो अगर आपको HDR फ़ोटो लेने हैं। ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र मैंने तो इसको ऑफ़ किया हुआ है, आप चाहो तो इसको अनेबल भी कर सकते हो। ये M और B मोड में ही काम करेगा। हाईलाइट टोन प्रायोरिटी मैं इसको यूज़ नहीं करता, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे के ऑप्शन में जाओ, एंटी फ्लिकर मोड आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, मीटरिंग मोड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वाइट बैलेंस, कस्टम वाइट बैलेंस, पिक्चर स्टाइल, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं हम। ठीक है, ये अगर लेंस का आपको करेक्शन करना है, कई बार आपका जो लेंस है वो बैक फोकस या फ्रंट फोकस करता है तो उस केस में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कि ताकि वो एग्जैक्टली एक करेक्ट जगह पे फोकस करे और आपको एक बहुत ही शार्प फोटो मिले। तो यहाँ पे आप उस करेक्शन को, जैसे कि मैं अभी कैनन का RF 50 mm लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं चाहूँ तो इसके करेक्शन को ऑन करके ये कैमरा खुद से फिगर आउट कर लेगा कि कैसे उसको लेंस के फोकसिंग को करेक्ट करना है। ठीक है, फोकस ब्रैकेटिंग, मल्टीपल एक्सपोजर आप इनको भी अनेबल कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट फोकस डिस्टेंस पे आपको फोकसिंग करनी है ताकि आपके फ़ोटो में आगे की चीज़ भी फोकस में रहे और पीछे की चीज़ें भी फोकस में रहे। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं तब आपके लिए फोकस ब्रैकेटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और मल्टीपल एक्सपोजर में आप फ़ोटोज़ लेके एक हाई डायनेमिक रेंज वाले फ़ोटो भी निकाल सकते हो। ड्राइव मोड हम बात कर चुके हैं। इंटरवल टाइमर में बेसिकली ये होता है कि हर थोड़ी दूर के इंटरवल के बाद आपका कैमरा फ़ोटो क्लिक करे। यहाँ पे आपका शटर मोड है, आप उसको साइलेंट भी कर सकते हो। तो जब आप इसको शटर बटन को दबाओगे ये जो ऐसी आवाज़ आ रही है वो आवाज़ नहीं आएगी अगर आपने उसको साइलेंट कर दिया। और शटर रिलीज़ विदाउट कार्ड, अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो आपका कैमरा कोई भी क्लिक नहीं करेगा जब तक कि कैमरे के अंदर SD कार्ड नहीं पड़ा हुआ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको अनेबल करना चाहते हो या नहीं। अगला ऑप्शन मिल जाता है आपका इमेज स्टेबलाइजेशन मोड का। ठीक है, तो आप इसका डिजिटल IS को ऑन कर सकते हो। इस कैमरे के अंदर आपको अलग से इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। मैंने तो इसको ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि मैं कैमरे को ट्राईपॉड पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कैमरे को हैंड हेल्ड यूज़ कर रहे हो तब आप इसको ऑन कर सकते हैं। फिर आपके कुछ कस्टम क्विक कंट्रोल्स आते हैं तो आप कुछ बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो ताकि आप उनको क्विकली एक्सेस कर पाओ। टच शटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया, ठीक है, मैंने इसको अनेबल किया हुआ है, मैंने इसको देखो अभी डिसेबल कर दिया तो अब मैं
ऐसे टच करूँगा तो टच करने से सिर्फ फोकस हो रहा है, फ़ोटो क्लिक नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैंने इसको अनेबल कर दिया तो अब मैं जैसे ही जहाँ भी टच करूँगा फोकस भी हो गया और फ़ोटो भी क्लिक हो गया, तो मतलब दोनों काम एक साथ हो गए। तो मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मैं इसको अनेबल करके रखता हूँ। जो इमेज रिव्यू है वो भी आपका देखो 2 सेकंड अगर आपने किया हुआ है तो जब भी आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो 2 सेकंड के लिए आपकी इमेज आएगी स्क्रीन पे, आप उसको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। व्यू फाइंडर का जो डिस्प्ले है उसको डिसेबल आप कर सकते हो कि आप चाहते हो कि जो आपकी इमेज का रिव्यू है वो इस स्क्रीन पे आए, ना कि इस व्यू फाइंडर में। क्योंकि ये एक मिररलेस कैमरा है तो इसमें आपका व्यू फाइंडर के अंदर भी आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। मीटरिंग का जो टाइमर है आपकी मर्ज़ी है, आप 8 सेकंड 4 सेकंड जो भी रखना चाहो। ये वाले ऑप्शंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी फ़ोटोग्राफी के लिए। अगले वाला जो मेनू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मूवी रिकॉर्डिंग का जो साइज़ है और जो साउंड रिकॉर्डिंग है उसकी सेटिंग्स आपको कैसे करनी है, और वीडियो के अंदर आपकी जो मैक्सिमम ISO आप कितना रखना चाहते हो वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से 6400 इस कैमरा के लिए, क्योंकि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी ठीक ठाक है। और अगली सेटिंग ऑटो स्लो शटर, तो इस केस में आप अगर इसको ऑन कर दोगे तो अगर आपका डार्क सीन है तो वो उसको थोड़ा सा ब्राइट कर देगा ऑटोमेटिकली सेटिंग्स को एडजस्ट करके। अगला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपका शटर बटन है, आप उसकी फंक्शनैलिटी मूवीज़ में डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो आपका आगे में यहाँ पे ये जो शटर बटन होता है ये वाला, जिससे कि हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो आप इसका क्या ऑपरेशन चाहते हो। तो अगर हम इसको हाफ प्रेस करें तो अभी ये उसमें लाइट की भी मीटरिंग करेगा और आपके सब्जेक्ट को भी फोकस कर लेगा, ठीक है, और कंटिन्यूसली उसको फोकस करता रहेगा जब हमने उसको एक बार हाफ प्रेस कर दिया। लेकिन अगर आपने इसको सेकंड मोड पे डाल दिया तो ये वन शॉट वाले में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने शटर को हाफ प्रेस किया तो उसने एक जगह फोकस लॉक कर लिया और पूरी की पूरी वीडियो के दौरान वहीं पे फोकस फिक्स रहेगा। तो अगर आप इधर उधर मूव अराउंड कर रहे हो, आगे पीछे जा रहे हो, तो आपके चेहरे को या सब्जेक्ट को ट्रैक नहीं करेगा। अगर आप ट्रैकिंग चाहते हो कि आपकी ट्रैकिंग हो तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप पहले वाले को ही चूज़ करो। फिर आपका अगला वाला ऑप्शन आ जाता है AF का, तो इसमें आपके ऑटो फोकस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऑटो फोकस का जो पहला ऑप्शन है वन शॉट और आपका AI सर्वो, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और आपके ऑटो फोकस एरिया आपको काफ़ी सारे एरिया मिल जाते हैं, आप ये वाला चूज़ करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, जो आपको सही लगता है आप उसको कर सकते हो। मैंने तो भाई इसको होल एरिया एफ पे डाला हुआ है, मेरे लिए अच्छा वो काम करके दे देता है। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा आप इसी को यूज़ करें। फिर आपका सब्जेक्ट टू डिटेक्ट, इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इंसानों को डिटेक्ट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, एनिमल को, व्हीकल को, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे को सेलेक्ट कर दिया तो वो लोगों को डिटेक्ट नहीं करेगा, वो करेगा। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी वो किसको देगा, अगर आपने इसे पीपल के ऊपर डाला हुआ है तो इंसान को पहली प्रायोरिटी रहेगी। अगर इंसान सीन में नहीं है तो फिर वो और चीज़ों को फोकस में ले लेगा। ऑटो भी आप इसको डाल सकते हो, ऑटो भी काफ़ी अच्छा आपके लिए काम करेगा। आई डिटेक्शन को आप ऑन कर सकते हो, आपने इसको ऑन कर दिया तो आप अगर इंसानों के, जानवरों के फ़ोटो ले रहे हो, बर्ड्स के फ़ोटो ले रहे हो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। वो अपने आप उसकी आइज़ को डिटेक्ट करके फोकस में ले लेगा, आपको बहुत ही शार्प फोकस और शार्प फ़ोटो मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी ऑप्शन है कि वो लेफ़्ट आई को पहले डिटेक्ट करे या राइट आई को। तो कई बार क्या है कि आप तिरछे होकर पोर्ट्रेट फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं और किसी इंसान की एक आई आ गए तो आप उस वाली आई को सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन। फोकस मोड AF, अगर आपने इसको डाल दिया MF पे तो आपका लेंस ऑटो फोकस नहीं करेगा, फुली मैनुअल फोकस में चला जाएगा। अगर आप मैनुअल फोकसिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके इसको MF पे डाल दें, फिर आपका लेंस फोकसिंग नहीं करेगा। फिर आपको AI सर्वो के अंदर के काफ़ी सारे केस मिल जाते हैं, ठीक है। वन शॉट AF रिलीज प्रायोरिटी, यहाँ पे आपको टच एंड ड्रैग की फीचर मिल जाती है, आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं, फिर आप टच एंड ड्रैग करके भी ऑटो फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फोकस पीकिंग की सेटिंग्स भी मिल जाती है। फोकस पीकिंग आपकी यूज़फुल तब होती है जब आप मैनुअल फोकसिंग कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास बहुत पुराना कोई विंटेज लेंस है, आपने उसको अडेप्टर के साथ इस कैमरे पे यूज़ किया है, तो आप फोकस पीकिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं क्या चीज़ फोकस में है और क्या चीज़ फोकस में नहीं है, और वो एक अलग ही कलर में आपको उनको दिखा देगा। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा कैसे आप फोकस पिकिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ और फोकस सेटिंग्स मिल जाती है। तो इस कैमरे के अंदर इतनी फीचर्स है, अगर हम हर एक सेटिंग के बारे में बात करने बैठ जाएँ तो कम से कम 3 घंटे की ये वीडियो बन सकती है। लेकिन मेरा
एम है कि मेरे को इसको 30-35 ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट के अंदर इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबे ट्यूटोरियल को कोई देख भी नहीं पाता है। तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा। यहाँ पे आपको इमेज डिलीट करनी है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, उसमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन डालनी है, रेटिंग डालनी है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। रॉ फोटो को आपको कैमरे के अंदर ही प्रोसेस करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। HEIF से JPEG में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैमरे के अंदर ही। और यहाँ पे आपको प्लेबैक की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जब आप फ़ोटोज़ को प्लेबैक कर रहे हो तो क्या उसमें आपकी सेटिंग्स रहे, 10 फ़ोटो एक बार में आपके जंप हों, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें डिस्प्ले हो। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कनेक्टिविटी के ऑप्शन। इस कैमरे के अंदर आपका वायरलेस वाईफाई है। उसके अलावा आपके पास अगर कैनन की US वाली यूटिलिटी की ऐप है तो आप उसके साथ इसको पेयर कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से आप इस कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं। आप चाहो तो आपके फ़ोटोज़ को डायरेक्टली जो कैनन का सर्वर है image.canon, वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एरोप्लेन मोड, वाईफाई वगैरह की सब सेटिंग्स मिल जाती हैं। आपके कैमरे का नाम हो गया अगर आपको उसको कनेक्ट करना है। यहाँ आ जाता है आपका मेन सेटिंग्स का, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फोल्डर है उसका नाम आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आपकी फ़ाइल नंबरिंग जो है कंटिन्यूस है या कुछ और आपको उसका नाम रखना है। कार्ड को फॉर्मेट करना है, ऑटो रोटेट करना है आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में, डेट टाइम वगैरह। लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई ऐसा कैमरा मिला है जो जैपनीज या किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसको चेंज करके इंग्लिश में डाल सकते हो। हिंदी आई डोंट थिंक इसमें है, हाँ हिंदी भी है, नाइस, हिंदी में भी कर सकते हो। हालांकि मेरे को इंग्लिश ज़्यादा ठीक लगती है। यहाँ पे देखो आपको वीडियो सिस्टम मिल जाता है। अगर आप इंडिया में हो, यूरोप में हो और पाकिस्तान में हो तो आप इसको पहल पे रखें। अगर आप अमेरिका में हैं तब आप इसको रख सकते हैं NTSC पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बीप है, इसको आप अनेबल कर दो। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो जो बीप होती है शटर प्रेस करने पे या बाकी उसमें, वो नहीं होगी। यहाँ पे हेडफोन्स की आपको सेटिंग्स मिल जाती है। हेडफोन की वॉल्यूम आपको कितनी रखनी है, ऑडियो मॉनिटरिंग आपको रियल टाइम में करनी है या नहीं, वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। पावर सेविंग, स्क्रीन का डिस्प्ले ब्राइट करना है, डिम करना है, ये सब चीज़ें। HDMI को कैसे आपको कंट्रोल करना है, तो ये सब आपको मिल जाती है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं करोगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखोगे तो भी परफेक्टली काम करेगा। कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप कैमरे को रीसेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपसे कुछ सेटिंग्स मेस्ड अप हो गई हैं, गलत हो गई हैं और आपका कैमरा सही से काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे जाके कैमरे को रीसेट कर दो। जैसा आपने कैमरा ख़रीदा था एग्जैक्टली उसी वाली फॉर्म में आपका कैमरा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखो एक्सपोजर लेवल्स वगैरह को कितने उसमें इंक्रीमेंट करना है। 1 से लेके 2 पे डायरेक्टली जाना चाहते हो या 1 से लेके 2 तक आप 3 स्टेप्स में जाना चाहते हो। ISO को भी आप 3 स्टेप्स में जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन मिल जाता है, देखो, ठीक है। या हाफ स्टेप्स में तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके ब्रैकेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ब्रैकेटिंग की सीक्वेंस, कितने नंबर ऑफ फोटोज़ आप चाहते हो एक ब्रैकेटिंग में, तो इस केस में डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 है। तो ये आपको देखिए कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑडियो कंप्रेशन को आपको ऑन करना है। मैंने तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखी हुई, इनको मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। जितनी मैंने आपको इसमें सेटिंग्स दिखाई है, जिनको चेंज किया है सिर्फ मैंने उन्हीं को छेड़ा है। यहाँ पे आप अपनी खुद की जो सेटिंग्स हैं जिनको आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो या एक्सेस करते हो, उनको आप ऐड कर सकते हो, शॉर्टकट्स बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑडियो की सेटिंग्स या फॉर्मेट वगैरह करनी है इमेज, तो उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये मतलब कि आपका खुद का एक कस्टमाइज्ड मेन्यू बन जाता है। तो गाइस ये था इस कैमरे का कंप्लीट ट्यूटोरियल। काफ़ी मेहनत से इस ट्यूटोरियल को बनाया, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वीडियो है, इसको एडिट करने में भी टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को तो यार कर ही लेना सब्सक्राइब। ऐसे और भी बेहतरीन ट्यूटोरियल आपको हर कैमरे के यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से शिद्दत से देख लिया है तो आपको इस कैमरे को डेफिनेटली अच्छे से यूज़ करना आ गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। इस कैमरे का रिव्यू और भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी।